द न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ एमवीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, पर आज भी एमवीए में जो है वो एक दूसरे को लेकर रार दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ जल्द ही आने वाला है वो दिन जिसको महाराष्ट्र की जनता को भी इंतजार है, यानी कि 20 नवंबर। और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, इन सभी की रैलियों की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र में होने वाली है। अब देखना अहम रहेगा कि ये आने वाली 20 तारीख जो है वो क्या समीकरण और क्या अच्छे दिन, क्या वो इस बार महायुति के होंगे या फिर एमवीए के। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवि रावत जी। सर, अभी आप पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर आए हैं, काफी लोगों से आपने महाराष्ट्र में बातचीत भी की है। जैसा कि हमने देखा कि आप वहां पर जाकर कई लोगों से मिले भी, तो इस बार महाराष्ट्र का क्या समीकरण रहने वाला है और किन मुद्दों को देखकर इस बार महाराष्ट्र की जनता आने वाली 20 तारीख को वोटिंग करेगी? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं, लोग अब सब ध्यान यहाँ पर पॉलिटिकल रैलियों पे होगा। 6 तारीख से राहुल गांधी वहाँ पर चुनावी यात्रा शुरू कर रहे हैं और तमाम जो नामांकन का भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नामांकन जो करना था वो कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से वहाँ पर महाराष्ट्र में महायुति हो और महाविकास आघाड़ी हो, उसमें जो सीटों का बंटवारा का ड्रामा था, जो लड़ाई थी, वो अब सीटों को हराने जिताने पे लग चुके हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ा एक महिलाओं को लेकर जो मुद्दा है, महिलाओं को लाड़की बहना योजना के तहत काफ़ी एडवांस में पैसा मिला और लगभग 7,500 करीबन कुछ पैसा उनको मिला है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिला है। और महाराष्ट्र में ये पहली घटना हुआ है कि जो इस तरीके की योजना उनको महिलाओं को मिली है। और इससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी वहाँ पर खुश हैं कि उनके घरवाली को इतना पैसा मिल रहा है। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे अभी बाहर नहीं निकल रहे, उनकी तबीयत का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उनकी शिवसेना उनके हाथ से गई, अब लगता है कि उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता सभी गायब हो गए हैं। उन्होंने जिस तरीके के महिला के खिलाफ टिप्पणी की, इम्पोर्टेड माल किया, वो बड़ा मुद्दा बन गया है। उसके खिलाफ वो उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो महिलाएं एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है वोटरों में। पुरुष भले ही दारू पी के इधर उधर वोट कर देगा या कोई वो, लेकिन अगर महिलाएं का अगर एक उस तरीके से आप नज़रिए से देखोगे तो ज़्यादातर वोटर्स महिलाएं वो मोदी और बीजेपी को प्रेफर करती है। लगातार 2014 के चुनावों में ये लगातार ये समीकरण, हर जगह ये बात सामने आई। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, क्योंकि जो योजना का फ़ायदा है वो डायरेक्ट बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार, कुछ शिवसेना में, कुछ एनसीपी में, कुछ अन्य पार्टियों में उन्होंने अपने उम्मीदवार लड़ाए हैं 12 से करीबन ज़्यादा से। तो कुल मिलाकर बीजेपी 160 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इतने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने में अगर वो 130 के आसपास भी आती है अकेली, तो उसको जैसे राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खुलेआम सीएम के लिए अपना समर्थन दिया है। और राज ठाकरे मराठी लोगों का और महाराष्ट्र की जो अस्मिता की बात है, उन लोगों की एक आवाज़ भी हैं। भले वो वोट उनको नहीं दिए, भले वो जीते नहीं। मैंने वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, या ऐसे जो लोग हैं जो इतने संपन्न नहीं हैं, जो वहाँ के लोग कल्चर के हैं, जो मूल रूप से मराठी लोग हैं, वो राज ठाकरे में उनको राज ठाकरे को वो बहुत मानते भी हैं। और राज ठाकरे
मुझे लगता है कि बाकी नेताओं से काफ़ी अलग चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रोल उनकी उतनी पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अन्य पार्टियां भी वहाँ पर काफ़ी है। शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, बीजेपी है, एनसीपी के 2 धड़े हैं। तो तमाम इतनी पार्टियां होने के बावजूद वहाँ पर राज ठाकरे नहीं टिक पाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया है और बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है उस सीट पर, और उनका अगर वो जीतते हैं तो उनका मंत्री बनना भी एक तरफ से फाइनल है। अब जो बीजेपी और मनसे का जो इनडायरेक्ट गठबंधन हुआ है, भले वो बैकडोर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्योंकि मल्टी बाइपोलर चुनाव है, कहीं पता नहीं चल रहा है कि पार्टी का सिंबल किसी एक के पास है, पार्टी किसी और की है। तो महाराष्ट्र में जो खिचड़ी बनी हुई है, उस खिचड़ी में मुझे लगता है कि ये जो लाड़की बहना योजना है, ये बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगी, और कुछ एरिया में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है। भले ही लोकसभा चुनाव में उनको कुछ सीटें कम हुई होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो समीकरण है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो महायुति की वो है वो बाजी मार जाएगी। अब देखना होगा कि एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है वो कितनी सीटें ला सकती है, क्योंकि महायुति में सबसे कमज़ोर कड़ी एनसीपी का ही है, क्योंकि जो शरद पवार के वोटर हैं वो बहुत सारे अभी भी शरद पवार को मानते हैं। क्या शरद पवार वो चीज़ इकट्ठा कर पाएंगे, अपने पास रख पाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो शरद पवार है वो उद्धव ठाकरे से नाराज़ हैं। उद्धव ठाकरे ने जो सीटें नहीं दी मुंबई में, मुस्लिम बहुल होने, काफ़ी एरिया में मुस्लिम तादाद काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो उस वजह से भी नाराज़गी है। कांग्रेस से भी बहुत सारी नाराज़गी है। तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, देखा होगा कि बहुत सारे, अभी एक बहुत बड़े मुंबई के नेता बीजेपी में शामिल हुए, देवेंद्र फडणवीस ने ये भी बात कही कि और सारे अन्य कांग्रेसी लीडर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र की लड़ाई से गायब होती दिखाई दे रही है, और ग्राउंड पे भी उनके समर्थकों में बहुत हताशा है। भले कोई ये बोलता है कि भाई कोई भी सरकार बने, जैसे हम उद्धव ठाकरे या शरद पवार। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था कि मराठावाड़ा जो है, यानी कि मराठी वोट जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, 40% से ज्यादा अगर मराठा वोट है वहां पर, और इसी वोट को अनदेखा जो है वो एमवीए का गठबंधन कर रहा है। इसी के साथ अगर उद्धव ठाकरे के घर की लड़ाई की बात की जाए, जैसा कि अभी आपने अमित ठाकरे का जिक्र किया है कि एक तरफ राज ठाकरे जो कि मराठियों के बीच में जो है वो एक पहुंच रखते हैं, एक नाम रखते हैं, एक ओहदा है उनका। अगर यही दोनों भाई आपस में नाराज हैं, यानी कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो लड़ाई है, क्या इसका जो फर्क है वो मराठा वोट पे नहीं पड़ेगा? क्या जो लड़ाई है घर वालों की, इसका फायदा कोई अन्य पार्टी ले जाए? देखो, मराठा जो है, असली मराठा तो जैसे शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, शरद पवार भी अपने आप को मराठा मानते हैं। मराठवाड़ा एक एरिया है और उसमें कुछ सीटें हैं, उसमें शरद पवार का भी हिस्सा है, और शिंदे भी, अगर शिंदे वहाँ पे अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में काफ़ी उन्होंने वो किया। लेकिन जिस तरीके से मराठा जो आंदोलन करने वाले हैं उनका जो बैकग्राउंड अगर चेक करोगे तो वो शरद पवार का ही स्पॉन्सर आंदोलन था, तो उनकी सच्चाई भी पोल खुल गई है। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो आंदोलन कुछ असर करेगा। और जो कुल मिलाकर मेन ये है कि जनता को किससे फ़ायदा है, जनता क्या देख रही है, क्या सेंटर में जिसकी सरकार है वहाँ पर महाराष्ट्र में भी वही सरकार बनेगी, या पिछली बार की तरह वहाँ पे जो महाविकास अघाड़ी नाम का जो गठबंधन बना, पहले महाविकास अघाड़ी तो था नहीं, कांग्रेस और एनसीपी चुनाव लड़े हुए थे साथ में, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने धोखा देकर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर वहां मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है, न तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे रहेंगे कि वो सीएम के लिए आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सही सही अनुमान लगाए जाएंगे कि
किसका कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तमाम चीज तो रही मराठावाड़ा, मराठी और जिस तरीके से एमवीए में अब फूट भी नजर आ रही है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। बात अगर आने वाली 20 तारीख की जाए तो क्या लग रहा है सर कि इस बार की जीत जो है वो किसके पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि महायुति की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि अगर सरकार महाराष्ट्र में रिपीट करती है तो महाराष्ट्र में और भी ज्यादा विकास किया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जनता से चुनावी वादे करने की बजाय एमवीए में जो है वो एक दूसरे को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र की जनता को लेकर एक एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं दिखाई दे रही है। देखो, महाराष्ट्र में क्या होगा ये तो आकलन करना काफ़ी कठिन है, लेकिन जो ज़्यादातर मुद्दे हैं, जैसे मुंबई में चुनाव से तुरंत पहले ही वहाँ पर टोल टैक्स को माफ़ किया गया, और मैंने अगर उनसे पूछा कि भाई आपका कितना टोल लगता था, तो उन्होंने कहा डेली का 100 रुपये करीबन बचेगा। अगर कोई टैक्सी वाला या वहाँ से इधर उधर जाने वाला डेली जिस उस टोल को यूज़ करने वाला, अगर उसका 100 रुपये बचता है तो महीने में उसकी काफ़ी बचत हो जाती, और उसका भी असर काफ़ी मुंबई एरिया में पड़ेगा। और जो ये लाड़की बहना योजना है, इसका पूरे महाराष्ट्र में असर दिखेगा। और जो क्या है कि जो चुनावी सिंबल हैं, जैसे शरद पवार का सिंबल कुछ और है, उद्धव ठाकरे का सिंबल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जो पुराने उद्धव ठाकरे के या उनके सपोर्टर हैं, उनको लगेगा कि भाई ये तो एक ना ये उस तो सिंबल को लेकर भी कन्फ्यूजन है, और पार्टी नेताओं के लिए भी कन्फ्यूजन है कि ये पार्टी का नेता किस पार्टी से लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जो योजनाओं का अंबार लगाया एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले, उसी से बौखलाकर संजय राउत हमेशा ये कहते हैं कि चुनाव आयोग बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी इनकी टीम है, तमाम ये आरोप लगाते हैं। और रश्मि शुक्ला को हटाने की बात करते हैं कि कहते हैं इन्होंने टेप रिकॉर्ड की थी, हमारा कॉल रिकॉर्ड गया था। जब तुम्हारी सरकार थी तो उसी टाइम पर उन्होंने ये था, तुम्हारे घोटाले खुले थे, तुम्हारे अनिल देशमुख पर 100 करोड़ से ज़्यादा वसूली का आरोप है। वसूली का आरोप किसी और ने नहीं लगाया, बल्कि जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता थे उन्होंने लगाया। और जिस तरीके से वहाँ पर पालघर में साधुओं की हत्या होती है, वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण होता है, उसमें तमाम जो आरोप लगते हैं बेबी पेंगुइन पर, या तमाम जो अलग अलग आरोप लगे, तो उस टाइम पे जो अफरा थफरी का माहौल था, लॉकडाउन में जिस तरीके का घोटाले वहाँ पर किए गए, तो वहाँ पर उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हमने वो काम किया। वो सिर्फ यही बोलते हैं उद्धव ठाकरे कि ये गद्दार हैं हमारी पार्टी। अब तो उनके बयान भी आना मुश्किल हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे गुट है या माँ विकास अघाड़ी गुट है, वो अपनी लाइन से हट के आपस में ही लड़ने लग गए हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई हम चुनाव, हमारी हार निश्चित है। उनको जिस तरीके से ये अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि तमाम चैनलों ने जिस तरीके से हरियाणा में एग्जिट पोल दिखाए थे, तमाम जो कांग्रेस पार्टी शपथ लेने के लिए तैयार बैठी थी, हुड्डा शपथ लेने के लिए तैयार बैठे थे, तो महाराष्ट्र में ये लोग यही सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाती है तो कांग्रेस पार्टी वहाँ भी 150 करीबन सीट पे लड़ती और महाराष्ट्र में जीत का दावा करती। लेकिन उनके जो मनसा थी उन पर पानी फिर गया और वो सीटें नहीं। उसके बाद उनको लगा कि शायद अब क्या हम किस पे हार का ठीकरा फोड़ेंगे, तो उन्होंने चुनाव आयोग और रश्मि शुक्ला और चुनाव में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर संजय राउत, और उन्होंने बारी बारी पर आमने आए। तो ऐसा लगता है कि पहले ही तैयारी कर चुके हैं। जो रिजल्ट आएगा उस दिन ईवीएम पर दोष दिया जाएगा। संजय राउत पहले ही उसकी तैयारी कर चुके हैं, नाना पटोले उसकी तैयारी कर चुके हैं। तो अब जिस तरीके से राज ठाकरे भी खुलकर इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे को भी लग गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, नंबर 1 पार्टी होगी महाराष्ट्र में। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में के जो विधायक थे बीजेपी के, पिछली बार भी बड़ी पार्टी थी बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, काफ़ी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा। और
उनके नेताओं को जो मंत्री पद मिलने थे, जो उनको तवज्जो मिलने थे, वो नहीं मिल पाया। लेकिन जो सैक्रिफाइस था, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अच्छी काफ़ी खबर ला अच्छे सकती दिन हो सकते हैं। और क्योंकि एक जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। उन पे भले पर्सनल अटैक तमाम लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किए और जब इन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया तो तब बाकी लोग काफ़ी भावुक थे। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे राज ठाकरे भी बोल रहे हैं, तमाम अन्य लोग भी बोल रहे हैं, तो उसके बाद अब पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि कोई पता नहीं कि कब कौन बगावत कर दे, कब कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर दे। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि महाविकास अघाड़ी का जो है, उन पे का न तो कोई मुद्दा है, न वो समझ में पा रहे हैं कि वो किस मुद्दे पे बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो बोल रहे हैं गद्दार हैं और वो ईडी को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन इन पर आरोप तो पहले से ही हैं। जो शरद पवार पे आरोप हैं, संजय राउत पे आरोप हैं। तो ऐसा है, अब महाराष्ट्र में जो भी होगा, बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी के पक्ष में लोग, वहाँ के लोग हैं और उनको भी लगता है कि जीत सरकार तो यही बीजेपी और उनका बनाएगी। भले वो समर्थक उद्धव ठाकरे के हो, शरद पवार के हो, वो यही बोलते हैं, वो ईडी पे आरोप लगाते हैं, वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। लेकिन उनको भी ये समझ में आ गया कि यहाँ पे इस काम उद्धव ठाकरे ने कोई काम नहीं किया था। उद्धव ठाकरे घर पे बैठकर फेसबुक लाइव करते थे। उनका अभी भी यही पूरे महाराष्ट्र में एक ही बात का जिक्र होता है उद्धव ठाकरे, कि उद्धव ठाकरे ने जब अपने कार्यकाल में थे तो वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। तमाम ऐसे पहले इतने हमले उद्धव ठाकरे पर डायरेक्ट कोई महाराष्ट्र के लोग नहीं करते थे। महाराष्ट्र के लोग बचते थे कि उद्धव ठाकरे पर हम अटैक ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो शिव सैनिक थे उसके तुरंत जैसे किसी ने यानी कि इस बार अगर एमवीए की हार इस बार विधानसभा में होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो पिछली सरकार जो रही है, जो 2 से सवा साल तक चली थी, 2.5 साल तक, वो कार्यकाल रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जहां जनता के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिस तरीके से पार्टियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां जनता के लिए योजनाएं बतानी चाहिए, वो एजेंसियों पर सवाल उठा रही हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो एक भारी नुकसान एमवीए के लिए करती दिखाई दे रही हैं। एमवीए के लिए नुकसान वही है कि उसने 2.5 साल में कोई काम नहीं किया। कोई ऐसी ठोस योजना नहीं थी कि वो जो ग्राउंड पे उतरी है। खाली उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं उद्धव ठाकरे, तो क्या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया? नहीं। उनके विचारों के उल्टे उन्होंने काम किए। कांग्रेस से गठबंधन मिलाया, दिल्ली में जाकर कांग्रेस के आगे झुके और सीटों को बंटवारे को लेकर भी उनका तमाम झगड़ा हुआ। संजय राउत को तमाम उल्टा सीधा सुनना पड़ा। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये समीकरण बन रहे हैं, महाराष्ट्र में अब जब वोटिंग होगी तो अभी राहुल गांधी वहाँ पे जाएंगे, तमाम उल्टे पुल्टे बयान देंगे, तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने तमाम ऐसे लोक लुभावन वादे किए हैं। और तो आजकल लोगों को भले रेवड़ी हो, कोई भी दे हो, तो रेवड़ी का तो असर तो होता है। अब जो तो सरकार में रहकर शिंदे को पता था कि जिस तरीके से अगर हमें हमें यहाँ पर जीतना है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र एक आर्थिक रूप से भी मजबूत राज्य है। वहाँ से अगर बीजेपी और गठबंधन हारता है तो सीधे डायरेक्ट मोदी की इमेज पर और मोदी सरकार पर सवाल उठने लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए बीजेपी ने तमाम प्रयास किए, तमाम वो किए, लेकिन ग्राउंड पे जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ भावनाओं से लोग वोट करेंगे। अब वो मुद्दा चला गया, उद्धव ठाकरे ज़मीन पर नहीं है, शरद पवार भी कहीं दिख नहीं रहे। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का, अब सभी पार्टियों का यही मकसद है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी जिता दो। उसके बाद पता नहीं कि कौन कहाँ जाएगा, उसका कोई पता नहीं है। विधायक सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, जो बाकी पार्टियों के हैं, वो यही सोचता है कि मैं जीत जाऊं, उसके बाद तो मैं कहीं भी घूम सकता हूं। राज्य कोई भी हो, जनता के लिए विकास चाहिए और विकास देने का काम जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा किया गया है। जिस तरीके की चीजें इस समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो 20 तारीख आने वाली है, या फिर हम कहें कि चुनावी नतीजे आने वाले हैं, उसको देखते हुए और उसका आभास एमवीए के लिए हो चुका है।
और अभी से जहां एक तरफ तैयारी करनी चाहिए, पर एमवीए जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है और इसी के साथ साथ जो है वो ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों ने उठाना शुरू कर दिए हैं। वो पहले से ही उठा रहे हैं। अंत में यही बात है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, उनका न तो कोई संयुक्त अभी कोई घोषणा पत्र हुआ है, न कोई रैलियों को लेकर चर्चा हुई है। उद्धव ठाकरे घर पे ही रहेंगे, उनके समर्थक निराश हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से अरविंद सावंत ने उल्टा बयान महिलाओं के खिलाफ दे दिया, महिलाओं का गुस्सा पूरे महाराष्ट्र में है। और अगर राहुल गांधी भी वहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी निराश है। उनको लगता है कि चुनाव आयोग उनकी कुछ सुन नहीं रहा है। तो जो उनको हताश है, हरियाणा की हार के बाद जो महाविकास आघाड़ी का या कांग्रेस का जो पूरा मनोबल टूट चुका है, उसके कार्यकर्ता भी पहले ही हार मान चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले इस अभी जोश में हैं कि शायद फडणवीस सीएम बन जाए, तो इस वजह से वो ग्राउंड पे हैं। और देखना होगा कि जो रिजल्ट आएगा उस पर नतीजों पे पता चलेगा कि कौन कितना है। अगर बीजेपी 130 प्लस होगी तो बीजेपी को सरकार बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर कम आती है, 100 से कम आती है या मिली जुली, तो पता नहीं सीएम कौन बनेगा, सरकार कौन सी बनेगी, कौन सा आघाड़ी बनेगा, कौन से पिछाड़ी बनेगा। मतलब तब तो गठबंधन भी कुछ और अलग ही बन जाएंगे। पार्टियां इतनी बन चुकी है, पर वो इस पार्टियों में से भी पार्टी निकल सकती है। तो ऐसा महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग होगा और चुनाव का कोई आप गणना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव माहौल महायुति के लिए है। उसके खिलाफ ऐसा कोई भी ऐसा आरोप नहीं है कि वो जनता उनके खिलाफ ऐसे गुस्सा होके जाए। किसान भी उस तरीके से ना गुस्से हैं, ना आम जनता है। अभी आपको महाराष्ट्र में कोई ऐसी घटना नहीं दिखी होगी कि जो उनकी सरकार के खिलाफ जा रही है। सिर्फ एक आंदोलन के अलावा बाकी कुछ नहीं है, और वो आंदोलन भी एक सीमित क्षेत्र के लिए है और वहाँ भी वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब यही है। अब देखते हैं रैलियाँ शुरू होती है, रैलियाँ में क्या हवा बदलती है, क्या रुख होता है, क्या मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी को बहुत अंदर से बहुत बड़ा झटका लग चुका है। महाविकास आघाड़ी के नेता अब अपनी हार मान चुके हैं, वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका।